हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। आज जो है हम उत्तराखंड की कल्याणकारी एवं अन्य योजनाओं को देखेंगे कि कौन कौन सी योजना उत्तराखंड में लागू हुई थी और जो है इनसे जो है क्वेश्चन भी बनते हैं एग्ज़ाम में। ये परीक्षा वाणी से हम कर रहे हैं कवर। तो आइए देखते हैं, आइए पढ़ते हुए चलते हैं। तो पहला है कि एससी एसटी बीसी कल्याण कार्यक्रम। एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए कल्याण कार्यक्रम कौन कौन से राज्य में हुए। तो प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के तहत एससी एसटी बीसी कल्याण संबंधी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ योजना केंद्र सरकार द्वारा भी चलाई जा रही हैं और प्रमुख योजनाएं कार्यक्रम इस प्रकार है। तो ये कह रहे हैं कि भैया जो योजनाएं हैं यहाँ पे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी चला रही है और बाकी जो है अपने कल्याण के लिए है, मतलब इन लोगों के, ताकि जो है सब समाज में सारी इक्वालिटी ला सकें, इसलिए जो है ये योजनाएं लाई गई थी समाज में। ठीक है, तो अभी पहले देखते हैं एससी और एसटी के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। तो ये योजना के तहत जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवकों को विभिन्न व्यवसाय हेतु रोजगार परक प्रशिक्षण दिया गया। तो क्या है कि जो भैया रोजगार के लिए जो एससी एसटी के जो युवक थे उनको क्या रोजगार दिया गया, ताकि व्यवसाय मतलब विभिन्न व्यवसायों हेतु रोजगार का प्रशिक्षण दिया गया। समझ रहे हो, तो उन्हें ट्रेनिंग दी गई जिससे क्या वो करते हैं, अपना जो है रोजगार कर सकें। समझ गए। नेक्स्ट, शिल्पी ग्राम योजना एससी व एसटी। इस योजना के तहत विभिन्न शिल्पों से जुड़े अनुसूचित जाति एवं जनजाति ग्रामों का चयन कर उन्हें विभिन्न प्रकार सुविधा दी। देखिए ये ग्राम योजना है, तो शिल्पकार आप समझते हैं एससी एसटी से हो गए और ग्राम के लोगों के लिए जो है योजना दी गई है। तो आप इस तरीके से जो है इसको याद रख लेंगे कि उनकी सुविधाएं दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नाम से भी आप याद रख सकते हो ना, जैसे ऊपर वाली योजना थी तो प्रोत्साहन देना था, तो उन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए क्या की ट्रेनिंग दी गई होगी युवकों को, और यहाँ पे ग्राम योजना है तो आपने यहाँ पे क्या की, उन्हें सुविधाएं दी गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम। इस निगम द्वारा एससी एसटी को विकास कार्य हेतु आसान शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं। देखिए वित्त बहुउद्देशीय यानी बहुत सारे उद्देश्य से वित्त और विकास निगम, इनमें क्या बोल रहे हैं कि आपको ऋण देना है। ठीक है, ऋण दिए जाते थे एससी एसटी वालों को, ताकि वो जो है अपना क्या कर सकें, अपना काम कर सकें, उनका विकास हो सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए अगस्त 2004 से प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बालकों को अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि भैया ये कह रहे हैं, पहले तो आप ये याद रखिए कि अगस्त 2004 से इसका जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे बालक, जाति अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों या अन्य पिछड़े वर्ग के हों, ओबीसी के हों, अल्पसंख्यक की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना। तो यहाँ क्या है कि मतलब जो रह सकें ऐसे विद्यालय बनाना, बालिकाएं जहाँ पे जो है रह सकें। तो ये आप देखिए नाम से ही समझ जा रहे हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, तो आपको तो ये एकदम से याद हो जाएगा और आपको जो है आपको मतलब आप कर सकते हो। मेन आपको बात याद रखनी कि अगस्त 2004 में लागू हुई थी, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है कि कब लागू हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं राजकीय आदर्श विद्यालय। तो ये क्या है, अनुसूचित जाति के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के पैटर्न पर कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए हरिद्वार में राजकीय आदर्श विद्यालय के संचालन 2014 से 15 से किया जा रहा है, 14 और 15 से किया जा रहा है। तो ये क्या कह रहा है इसमें कि जो अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं ना, उनको लिए क्या कि अंग्रेजी जो इंग्लिश मीडियम के जो पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंगली कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए हरिद्वार में जो है एक राजकीय आदर्श विद्यालय का संचालन 2014-15 से कर रहे हैं। समझ रहे हो, तो हरिद्वार में क्या 2014-15 में एक राजकीय आदर्श विद्यालय है, उसमें जो है इंग्लिश मीडियम के हिसाब से आपका पढ़ाई का पैटर्न है। समझ रहे हो, और वो जो चलाए जा रहे हैं। आश्रम पद्धति विद्यालय, तो आश्रम ये जो है ये भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चे हेतु ही है। इसमें 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। ठीक है जी, और देख लेते हैं अन्य कार्यक्रम में। देखें तो राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना अधिनियम 2013 प्रख्यापित है। नियोजन घनावंटन तथा उपयोग, समझ रहे हो, तो आपको बस इसमें ये याद रखना है कि जो अनुसूचित जाति की जो उपयोजना है या जनजाति की जो उपयोजना है उत्तराखंड राज्य में जो है ना, तो अनुसूचित जात और ये जो अधिनियम जो है 2013 से प्रख्यापित किया गया, ये वाला अधिनियम जो है, बस आपको ये याद रखना है।
जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना का अधिनियम 2013 से प्रख्यापित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र छात्रों हेतु देहरादून व उधम सिंह नगर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये एकलव्य क्या है कि स्कूल है, आपको पता है ना, जैसे आपका नवोदय विद्यालय होता है ऐसे ही एकलव्य भी विद्यालय होता है। यहाँ पे क्या है कि जो पढ़ाई लिखाई जो जनजाति के लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति कौन से होगी, जनजातियाँ आप जानते नहीं हैं, जैसे आप 5 होगी, थारू, बुक्सा, आपका भोटिया, ठीक है, राजी, है ना, ये सब हो गए ना, बुक्सा हो गए, जौनसारी हो गए। तो ये सब जो है इनके लिए ही जो है ये एकलव्य स्कूल खोला गया है, और जहाँ पे कि बच्चे रहते हैं, खाना पीना इनका रहता है, और जो कम मतलब आई थिंक फ्री में ही इनका निःशुल्क ही इनकी जो है यहाँ पे पढ़ाई होती है। और बच्चे आई थिंक टैलेंटेड भी रहते हैं, नवोदय के बच्चे बहुत टैलेंटेड रहते हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। तो ये है नवोदय हो गया, एकलव्य हो गया। तो इसमें क्या कि मेधावी छात्र, यानी कि इसमें एग्ज़ाम होगा तो जो क्वालिफाई करेगा वही छात्र जो है देहरादून और उधम सिंह नगर में संचालित हो रहे हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र छात्रा हेतु राज्य में आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है, आश्रम पद्धति के भी हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति की बालिकाओं हेतु कई छात्रावास निर्माण किए गए, ठीक है। जाति व जनजाति छात्र छात्राओं हेतु पूर्व दशम दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं, दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं जो है इनके लिए जो ये लागू की गई थी। और जो है अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को सिविल सर्विस तैयारी होती, कोचिंग की व्यवस्था है भाई, कोचिंग के लिए भी इनकी जो है व्यवस्था की गई सिविल सर्विस के लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति निर्धन परिवार की पुत्रियों के विवाह तो 50,000 रुपये देने का प्रावधान। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कितने हज़ार रुपये देते हैं यहाँ पे, 50,000 रुपये। राज्य सेवा में प्रदेश के अनुसूचित जाति को 19%, अनुसूचित जनजाति को 4% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण देने की व्यवस्था। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ये तो रटा होना चाहिए। और इस पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी जो अनुसूचित जाति जो है ना, SC 19% है, ST के लिए 4% तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 14%, 19/4/14 याद रखना, 19 SC ST OBC 19/4/14 इसमें आरक्षण देने की जो है राज्य सेवा में इनको जो है मिलता है यहाँ पर। अल्पसंख्यक, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हम देखते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम। तो अल्पसंख्यक यानी कि जो कम, अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है, जो कम संख्या में है, ठीक है। तो उनके लिए जो कल्याण कार्यक्रम है उन वर्ग के लोगों के लिए वो पढ़ेंगे। अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनके शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उन्हें राष्ट्र समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य सरकार द्वारा अन्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो ये क्या बोल रहा है, सिंपल बोल रहा है कि जो सामाजिक जो और आर्थिक जितनी भी समस्याएं होती हैं इनकी ना, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, तो उनको समाज से जोड़ा जा सके, उनको साथ बढ़ा के, मतलब वो पीछे ना रह जाएं, समझ रहे हो, उनकी मुख्य धारा से लाने के उद्देश्य से बहुत योजनाएं चलाई गई यहाँ पे। शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और पढ़ाई से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, समझ रहे, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, इस तरीके की योजनाएँ हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन माने चल सकें, संचालन हो सके, समन्वय के लिए राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की, ठीक है, स्थापना करते हुए अप्रैल 2012 में पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि भैया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन कब किया गया, तो 2012। ये आपका क्वेश्चन आता है, ये आप सब जानते हो, ये क्वेश्चन अगर आप टेस्ट सीरीज देते होंगे आपको पता है कि भैया ये आते हैं क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप थोड़ा डिटेल में पढ़ते हो तो आपको क्या है कि जल्दी आप क्वेश्चन को रट पाते हो, याद कर पाते हो। रट पाना ही समझिए एक तरीके से, देखिए इसको गलत मत समझना। उत्तराखंड में यही है कि रट पाना एक बहुत वैसी चीज़ें गलत वे में, लेकिन समझ के रटिए, और जो है आपको आना चाहिए, मैंने फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, आप सब जानते हैं। उत्तराखंड में यही है भाई, आपसे एकदम पूछ लेंगे भाई कि कुमाऊं परिषद कब बनी। अब आप इसमें अब रटने के अलावा और क्या करोगे, आप बताओ कब बनी। अब आप बताओ ना, आप कैसे करोगे इसको, आप इसको कुछ और कर सकते हो। आप 1816, 1916 क्या है, आपको ये रटना ही तो पड़ेगा। कब पहला अधिवेशन हुआ, ज्वालादत्त जोशी थे पहले अधिवेशन, क्या, अब ये सब चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी भैया, इसके अलावा कोई इसका चारा ही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पॉइंट। इसके तहत अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखंड राज्य हज समिति, मदरसा बोर्ड, ठीक है, और अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम तथा 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति को रखा गया है। अब ये देखिए, ये आपने ये सब नाम सुने होंगे। देखिए अल्पसंख्यक आयोग हो गया है ना, ये 2012 में जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया है, तो इसके अंदर क्या क्या रखे गए, अल्पसंख्यक में कम जो लोग होते हैं, जैसे हज समिति रख दी इनमें, मदरसा बोर्ड रख दिया,
कल्याण एवं वक्फ विकास निगम रख दिया इसके अंतर्गत। 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति को रख दिया है इसके अंतर्गत। मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट योजना, हज समिति को अनुदान देना, अल्पसंख्यक पूर्व दशमोत्तर छात्रवृत्ति, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति व स्वरोजगार योजनाएं संचालित हैं। तो भैया ये सब चीज़ें जो है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा ही चल रही हैं, समझ में, संचालित है। 2012 में राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले यानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का प्रत्येक कार्यालय स्थापित किया गया। तो क्या कि भैया इनका जो एक अधिकारी रहेगा अल्पसंख्यक कल्याण का, तो उसका जो पृथक कार्यालय को जो है स्थापित किया गया है, समझ रहे हैं आप। तो ये क्या है कि भैया 2012 में समझ रहे, राज्य अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हैं कौन कौन से, जैसे कि देहरादून हो गया अपना, हरिद्वार हो गया, ये दोनों जुड़े हैं आप याद रखिए, और नैनीताल और उधम सिंह नगर हो गया। समझ, नैनीताल और किसके नीचे उधम सिंह नगर जिला आया। तो आप इस तरीके 4 जिले में क्या करा गया कि एक अधिकारी को रखा गया था, पृथक कार्यालय स्थापित किया गया अधिकारी का। 2012 में ही अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन किया गया। तो भैया उनके लिए विकास होना चाहिए, तो उनके विकास हेतु विकास निधि का गठन भी 2012 में। तो 2012 आपको डेट जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। गरीब अल्पसंख्यक बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार, उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 2012 से 13 में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना संचालित है। तो भैया ये क्वेश्चन आ जाएगा कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना कब से संचालित है, तो 2012 से 13। तो इसमें क्या बोलने के भैया, किसी को विदेश पढ़ने जाना है, बच्चे जाते हैं ना विदेश पढ़ते हैं, आपका MS करते हैं और भी चीज़ें करते हैं, तो भैया किसी को जाना है वहाँ पढ़ने के लिए, तो वो कहाँ से, उनके लिए क्या कि भैया पैसे के लिए इनको जो उच्च शिक्षा विदेश ब्याज मुक्त ऋण, यानी कि पैसे ऋण मिलेगा इन्हें लेकिन ब्याज नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप जानते हैं कि ब्याज बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझिए आपने, मान लो फॉर एग्जांपल ब्याज में क्या होता है, अगर आप नहीं जानते, आप सोचो आपने 20 लाख रुपए का ब्याज ले लिया। अब वो आपने 20 लाख रुपए का ब्याज लिया, मान लीजिए 10% का आपका उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो 20 लाख का 10% कितना हो गया भैया बताइए। 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख हो गया। और 20 लाख का 10% के 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये तो ब्याज पड़ेगा उसे पर महीने, समझ रहे हो, कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं। देखिए आप 1 लाख का 10% 10,000 रुपये हो गया, तो 10 लाख का 10% 1 लाख, तो 20 लाख का 10% कितना हुआ, 2 लाख रुपये हो गया। तो 2 लाख का ब्याज पड़ेगा उसे बंदे को। सोचो वो उसको हर महीने, अगर मान लो आपने 2 लाख, अब उसको या तो टाइम पीरियड बढ़ाएगा उसे देने के लिए, तो सोचो अगर मान लो 1 साल में दे रहा है तो उसको मतलब हर महीने में जो है 2 लाख रुपये देने पड़ेंगे ब्याज के। और उसके बाद वो मान लो 3 लाख दे रहा है तो 1 लाख ही कम हुआ, फिर 19 लाख पे लगेगा ब्याज, समझ रहे हो। तो ब्याज बहुत वैसी चीज़ है, इसको आप समझो कंपाउंडिंग। और अगर आप नहीं समझते हो ये चीज़ें, तो मैं मतलब मुझे जहाँ तक लगता है जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें कुछ लोग समझते होंगे इन चीज़ों को और कुछ नहीं समझते होंगे। तो भैया ये सबसे पहले आप समझो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल होता है, समझिए। ये मैं आपको नॉर्मली एक ज्ञान दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसको समझना, अगर आप नहीं जानते सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना अंतर आ जाता है चीज़ों में। अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, यानी कि वो खुद से स्वरोजगार, उन्हें रोजगार अपने आप को दे सकें, तो उसके लिए क्या है, इस योजना के तहत अल्पसंख्यक मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, ठीक है। इनके लिए क्या है, एक मिनट, कि BPL परिवारों को 5 लाख रुपए का ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है। तो भैया 5 लाख का ऋण दे रहे हैं ताकि कोई बिजनेस कर सकें ये लोग। कौन, मुस्लिम लोग, सिख लोग, ईसाई लोग और बौद्ध लोग, पारसी लोग और जैन लोग, ये सब जो है इनके लिए क्या है कि 5 लाख का ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है BPL परिवार। तो बिलो पॉवर्टी, आई थिंक इसमें भी जो है ऋण दे रहे हैं, तो इसमें भी ब्याज मुक्त है कि ये कम का है, इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आई थिंक कम ब्याज का ही होगा, और होगा तो बहुत कम का ही होगा, ठीक है। जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत सूचना संकलन, अनुश्रवण, मूल्यांकन ऋण, अनुदान, अन्य सुविधाएँ, ठीक है, अन्य सुविधाएं एवं क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि भैया जीविका अवसर, यानी कि सूचना संकलन करना, अनुश्रवण, मूल्यांकन ऋण, मतलब बहुत चीज़ें हैं इसमें। देखो मूल ऋण देना, अनुदान माने कि आप दे देना, कि आप पैसे ही दे देते हैं कि भैया अनुदान ही दे दिया, ठीक है, दान के रूप में दे दिया। अन्य सुविधाएं, क्षमता
कार्यक्रम जीविका के मतलब अच्छे से जीवन गुजार सके, इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए क्या है कि बहुत सारी अवसर प्रोत्साहन की योजनाएं चलाई गई हैं। जैसे कि उसमें कैसी कैसी योजना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी पहली योजना आ गई रहबर योजना। रहबर है ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसके तहत क्या है कि गरीब महिलाओं जिनकी आयु कितनी है 18 से 35, ठीक है, तो गरीब महिलाएं जो होती है जिनकी आयु जो है 18 से 35 वर्ष है के मध्य है, कुछ स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु रोजगार परक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। यानी कि जिनकी जो महिलाएं 18 से 35 साल की गरीब महिलाएं, उनको रोज़गार प्राप्त करने के लिए उनको प्रशिक्षण उनको टेक्निक सिखाई जाएगी, उनको मतलब कुछ उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें, ताकि क्या है कि वो अपना जो है रहबर योजना में महिलाएं अपना क्या कर सकें, काम कर सकें और जो है अपना जीवन को यापन कर सकें। तो रहबर योजना आपने सुनी होगी, तो रहबर योजना किससे है? ये महिलाओं से संबंधित है। कितनी उम्र की महिलाओं से? 18 से 35 में उम्र की महिलाएं, गरीब महिलाएं, ठीक है। तो ये हमने आज कुछ जो है यहाँ पे उत्तराखंड की कल्याणकारी और अन्य योजनाओं के बारे में पढ़ा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर इस लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा, और चीज़ें भी सीखी होंगी, ठीक है। तो आप जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यही मेरी आपसे आशा है। और जो है और आप खूब पढ़ेंगे, इसकी तो मेरी ज़्यादा आशा है आपसे। लाइक शेयर कमेंट आप नहीं भी करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ सब्सक्राइब ना भी करें, आप वीडियो देख लें और आप पढ़ें, वो ज़्यादा मेरे लिए मैटर करेगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक्स।